आज की क्लास में आज की वर्किंग की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओपन कास्ट माइनिंग, जो कि रेगुलेशन 105, 106 और 108 पर बेस्ड प्रश्न है। लेकिन हम लोगों को जो माइनिंग करनी रहती है एज ए फर्स्ट क्लास मैनेजर, तो प्लानिंग बहुत सारा करना पड़ता है। उसी प्लानिंग के तहत सबसे बेसिक प्लान जिसको कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग का, क्या, एबीसीडी, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो, जिसको हम लोग डिफाइन कर चुके थे। लेकिन डिफाइन कर देना ही इसका पूर्ण सोल्यूशन नहीं हो जाता, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे कि फिर यहाँ पे मैसेज भेजा सर। अ, फिर मैसेज भेजा। नहीं लग रहा है उनका। हाँ, तो नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। समस्या है, तो वीडियो देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ये सरफेस है, और ये सरफेस से जो माइन बाउंड्री, अगर ये बोर्ड दिखाई दे रही है तो बोर्ड का जो ये बाउंड्री है, ये एक किनारा है और दूसरा जो है इधर वाला किनारा है। तो इस माइन बाउंड्री में आप जो है एक पहला बोर होल लगाए, जिसमें कि जो पत्थर, जिसको ओबी कहते हैं, ओवर बर्डन। तो वो ओवर बर्डन मतलब कि बर्डन किसके ऊपर बोझ रहता है, बर्डन मतलब बोझ बोलते हैं, बर्डन मतलब बोझ, किसके ऊपर बोझ रहता है, तो कोयले के ऊपर ये जो है पत्थर बोझ जी। बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा कोयले के है ऊपर। ओवर बर्डन, जो कि 20 मीटर का है और 10 मीटर का कोयला आपको बोर होल करने पर मिला। उसी तरह से सेकंड जो बोर होल किए हैं, तो इस सेकंड बोर होल में 30 मीटर आपको डेप्थ मिला ओबी का, और 10 मीटर कोयला, कोयला का जनरली थिकनेस नहीं बदलता। और बोर होल नंबर 3 किए तो इसमें 50 मीटर डेप्थ मिला, और जो है 10 मीटर का कोयला मिला। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ बोर होल करते हैं। अभी हम लोग केवल 3 एग्जांपल दिए हैं। अब इसमें जो है स्ट्रिपिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। तो अपन लोग फॉर्मूला देखे थे कि क्या कहते हैं, 1 टन कोयला निकालने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ओबी रिमूवल करना पड़ता है। तो यहां पर आप जो देखेंगे कि जो यहाँ का स्ट्रिपिंग रेशियो, पहले यहाँ का स्ट्रिपिंग रेशियो निकालते हैं। तो ये स्ट्रिपिंग रेशियो जो कि आप कहते हैं कि क्यूबिक मीटर, ऊपर में कहते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर बटे में 1 टन, ये इन दोनों का रेशियो ही आप कहते हैं। चाहे ऊपर में इसको कर दीजिए, नीचे में इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो है 1 क्यूबिक मीटर बटे 1 टन, ये आप स्ट्रिपिंग रेशियो का सूक्ष्म फॉर्मूला कहे, आप जो है ध्यान दें। अब ये क्यूबिक मीटर जो लिखा हुआ है, इसको आप तोड़ते हैं तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है। बटे में ये जो टन लिखा हुआ है, इस टन को जब आप लिखिएगा तो क्या होता है, ये टन मतलब मास, और मास बराबर होती है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होती है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पर वॉल्यूम जब हम लोग कहते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही कहते हैं। मतलब मीटर गुने मीटर गुने मीटर ही होता है, और इंटू में डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है। अब देखिए इस आधार पर जब फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये जो होगी क्या होगी, यहाँ पर लेंथ होता है, ये 1 मीटर मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ होता है। इंटू में ये विड्थ होता है, और इंटू में ये डेप्थ होता है या थिकनेस होता है, जो भी आप कहें, डेप्थ कहेंगे या थिकनेस कहेंगे। तो तब जाकर के ये तीनों का मल्टीप्लाई करने पर एक क्यूबिक मीटर में आता है। लेकिन जब यहाँ पे कोयले की बात करते हैं, कोयला की बात करते हैं, तो ये कोयला क्या हो जाती है, इसमें भी लेंथ आती है, लेंथ आती है, इंटू विड्थ आती है, इंटू यहाँ पर कोयले का लेंथ विड्थ, और ये डेप्थ या थिकनेस आप कहते हैं, थिकनेस कहते हैं। और इंटू में आपकी क्या होती है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है। तो अब मैं इस फोटो को मिटा रहा हूं, ये फॉर्मूला हम लोग तैयार कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा समझ के लिखिएगा तो दिमाग में बसा रहेगा, आप कभी भी किसी को निकाल के बता सकते हैं। जो ये मैं ठीक है माइंड बाउंड्री की बात किया था, जी। तो माइंड बाउंड्री की जब बात करते हैं, तो इसमें जो इसकी लंबाई है, वो लंबाई आपकी फिक्स है। लंबाई आपकी फिक्स है, उसी तरह से चौड़ाई भी फिक्स है। यहां पर मैं अगर पिक्चर बनाऊं,
तो ये जो दिखाई देगी क्या चीज, ओबी, ओबी जो दिखाई देगी, ये जो है अगर इस तरीके का है, ये 3D में बनाने का कोशिश किया हूं, क्या दिख रहा था? हाँ, तो 3D जैसा दिखाई दे रहा। तो ये जी जो सर। है आपको क्या है, ये ओबी है, ओबी है। जब इसके बटे में आप क्या करते हैं, कोयला को देखते हैं, तो कोयला जो है भी ऐसे आपको दिखाई देती है, लेकिन जनरली कोयला का थिकनेस जो है कम होता है। तो ये कोयले के थिकनेस लगभग आपको दिखाई दे रही, ये कोल है, कोल है। अब देखेंगे तो लंबाई जितना अपना है, वो लंबाई कोयले का भी रहेगा, जो आपका चौड़ाई रहेगी माइन बाउंड्री का, वो चौड़ाई भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो कोयले की मोटाई है और जो ओबी की मोटाई है, यही बदलती है। इस आधार पर ये जो लेंथ है, यहां लिख लेते हैं, हियर लेंथ एंड विड्थ ऑफ ओबी एंड कोल आर सेम, सेम रहता है। इसलिए क्या हो जाता है, एस आर बराबर जो हो जाता है, ये लेंथ लेंथ कट जाता है, विड्थ विड्थ कट जाता है। ऊपर में आपको डेप्थ बचेगा, डेप्थ बचेगा, और नीचे में आपको थिकनेस, थिकनेस किसका, डेप्थ ऑफ ओबी बटे में थिकनेस ऑफ कोल इंटू डेंसिटी, नीचे दिखाई दे रहा है, दिख रहा जी। है। तो यहां पर डेप्थ ऑफ ओबी बटे में थिकनेस ऑफ कोल इंटू डेंसिटी, ये क्लियर है? तो यहां पर अब आपको जो प्रश्न दी हुई थी, उस प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा था डेप्थ, मैं अब जो है ये डेप्थ ऑफ ओबी, जो कि कहा जाता है क्यूबिक मीटर में, और ये जो है टन में। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो बस जाती है? बस बस बस। हाँ ठीक है। तो एस आर बराबर जब हम लोग कहते हैं, तो ये जो है डेप्थ ऑफ ओबी, पहला वाला में 30 मीटर, 30 मीटर ही था, 30 मीटर था प्रश्न में, मैं बोरहोल जो किया जी। था दिखाया था, उसमें डेप्थ ऑफ ओबी कितनी थी, 30 मीटर ही था ना? आप पिक्चर बनाए हैं बताइए। फर्स्ट में 20 मीटर। फर्स्ट में 20 मीटर। 20 मीटर था, और फर्स्ट डिवाइड में बाई बीस में मीटर थिकनेस ऑफ कोल, कोल जो है 10 मीटर था, और दस डेंसिटी, मीटर कोयले की डेंसिटी जब भी हम बात करते हैं तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए 1.5 टन, 1.5 टन पर क्यूबिक मीटर लेते हैं। वैसे 1.3 भी होता है, 1.4 भी होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग जी। 1.5 लेते हैं। अब जब इसको गुणा करेंगे तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 2 बटे में 1.5 हो जाएगा, या फिर कहा जाए 20 बटे में 15 हो जाएगा। तो 15 एकम 15, और 5 50, 15 तिया 45, और 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 1.33। कहने का मतलब क्या हुआ कि एस आर जो आया आपका यहाँ पे 1.33 रेशियो 1 आया। अब इसका मतलब क्या समझेंगे कि 1 टन, 1 टन डेफिनेशन आप लिखे थे एस आर का, मैं नीचे वाला मिटा दो। जी। यहाँ गिवन था 20 मीटर ओबी एंड 10 मीटर कोल, ये आपका दिया था। तो इसका मतलब मीन्स क्या हुआ, मीन्स क्या हुआ, 1 टन कोल
निकालने के लिए 1.33 क्यूबिक मीटर ओबी रिमूवल करनी होगी। इसी तरह से आप दूसरा का भी निकाल सकते हैं, दूसरा बोरहोल का भी और तीसरे बोरहोल का भी, दूसरे बोरहोल का भी, तीसरे बोरहोल का भी। कहने का मतलब कि दूसरे बोरहोल का निकालेंगे SR1, SR2, तो दूसरा का कितना था, 30 मीटर था ना, 30/में 30 10, मीटर 1.5, 10 तो 15 दूनी 30, 1.5 कि 2:1, तो 2:1 आ रही है, 2:1 आ रही है। 1 टन कोयला निकालने के लिए 2 क्यूबिक मीटर निकालना पड़ रहा है। SR3 निकालेंगे, SR3 निकालेंगे तो 50 मीटर दिया था, ये 10 × 1.5, तो 15 × 45, 15 × 45, 3.33, तो रेशियो 1 ये आ रही है। तो ये जो है डेप्थ के अनुसार हम लोग जो है निकालते हैं। लेकिन यहां पर जब हम लोग को तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, देखिएगा मैं इसको नीचे वाला मिटा रहा हूं, तीनों SR1, मैं उल्टा चल रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, तीनों को जोड़ के जी 3 सर। से भाग देंगे। सो SR1 प्लस SR2 प्लस SR3, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो ये निकलता है क्या चीज, स्ट्रिपिंग रेशियो, अल्टीमेट स्ट्रिपिंग रेशियो, या इसी को कहते हैं एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो, एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो, जो कि पूरे माइन का निकलेगी एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो। तो चलिए एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो निकालिए। पहला कितना आया था, 1.33 ना, 1.33 प्लस 1.33 1.33 प्लस 2.2 टू, टू था, is to 1। 2.00 प्लस थ्री जी। पॉइंट थ्री थ्री और 3 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 66, 3 2 5 1 6, 6.66 हो जाएगी, 3 1 4 2 6, हाँ, बटे में 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो गई ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो, ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो। अब डेफिनेशन लिखेंगे ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो का, एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो या ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो, एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो और ओवरऑल SR, दोनों शब्द कहते हैं। अभी चौथी शब्द, पांचवी शब्द आने वाली है ओपन कास्ट के टर्मिनोलॉजी में। क्या जी, स्ट्रिपिंग रेशियो का डेफिनेशन देखे थे, अभी देख रहे हैं क्या जी, ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो, ओवरऑल SR। तो जो ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो होती है, यानी पूरे माइन का, है ना, पूरे माइन का, जी सर। तो एवरेज ऑफ द all stripping ratio obtained from the each borehole, the average of all SR obtained from each borehole, that is, फुल स्टॉप कर दीजिए, दैट इज IE कर दीजिए, दैट इज नोन एज ओवरऑल SR।
क्लियर? द एवरेज ऑफ ऑल SR obtained from each borehole, दैट इज IE लिखते हैं, दैट इज नोन एज द ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो। अब हम लोग जो है एक देखेंगे ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। हो गया सर। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, BESR कहते हैं। BESR मतलब ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। तो जैसे कि मैं कहा था कि ये कोयला सीम आपको चालू हो रही है और जाकर के ये स्लोप में पाई जाती है, धीरे धीरे जो है आप डेप्थ की ओर पहुंचते जाते हैं। ये कोल सीम है। अब यहां पे आप क्या करते हैं कि ओबी जो सरफेस में आपको दिखाई दे रही है, इसको आपको रिमूवल करना पड़ता है। ये सरफेस है आपका और ये कोल सीम है। तो ये जो ओबी है इसके ऊपर, इसको आपको रिमूवल करना रहता है। और यहाँ पे खर्चा की जब बात करते हैं तो ओबी निकालने और कोयला को निकालने का जो खर्च है, ओबी और कोयला निकालने का जो खर्च है, वो कोयला निकाल कर बेचने से जो आमद होती है, जिस जगह पे बराबर हो जाता है, जिस जगह पे बराबर हो जाता है कहने का मतलब जिस गहराई पे बराबर होता है। मान लीजिए इस गहराई पे ये बराबर हो जा रहा है, ये जो बोर होल दिखाई दे रही है इस जगह पे बराबर हो जा रहा है। कहने का मतलब ये आप एग्जांपल लिए थे कि ये जो कोयला सीम है 10 मीटर मोटा है और ये जो है आपका यहाँ ये 80 मीटर के गहराई, 80 मीटर के गहराई ओबी होल, इस जगह पर आपको ये बराबर हो जा रहा है। क्या बराबर हो रहा है? ओबी और वो भी। कोयला निकालने का खर्च कोयले सीम के बेचने से हुई इनकम के बराबर हो जा रहा है। तो उस डेप्थ के एसआर को हम लोग ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं। समझ में आया? जी। अब डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होगी? लिखते हैं डेफिनेशन। वह गहराई, वह गहराई या डेप्थ जिस पर ओबी व कोल निकालने का एक्सपेंस, खर्च, कोल के सेलिंग से इनकम के बराबर बराबर हो जाता है। तो ओशियम के इस गहराई के एसआर को, एसआर को BESR कहते हैं। अब ये निकालना है, कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए प्रश्न लेना पड़ेगा। क्या प्रश्न लेना पड़ेगा
कि आखिर कोयला कैसे टन बिक रहा है, और क्या क्या लेना पड़ेगा। ये इस गहराई का आपको दिखाई दे रही है कि एक प्रश्न में दिया रहेगा 80 मीटर का गहराई पर कोयले का जो सेलिंग प्राइस है वो एक्सपेंस के इक्वल हो गया है, और साथ में ये देगा कि आपका जो कोयले का जो खर्च है वो देगी, कोयला और ओबी निकालने का जो खर्च है वो देगी, और साथ में जो है आपको कोयले का सेलिंग प्राइस भी दे देगा। एसआर निकालने के लिए दे सकता है या फिर वो गहराई निकालने के लिए दे सकता है। तो यहां पर जो है आपको अगर सीधे रूप में देखा जाए कि यहाँ पे एसआर कितनी आ रही है, एसआर कितनी आ रही है, तो 80, देखिए डायरेक्ट कुछ लोग करता है, 80 बटे में 10 इंटू क्या करेंगे 1.5 करेंगे, तो 80 बटे में 15 डिवाइडेड बाई 15 करने पर कितनी आ रही है, 15 तिया 15 पचहत्तर, 55 नहीं 15 चौक 60, 15 पचे 15 75, 15 पचे 75, 5 50, 15 हाँ तिया 45, 15 तिया 45, 5.33। तो यहाँ पे बीईएसआर लिखेंगे, बीईएसआर, बीईएसआर, बीईएसआर क्या आ रही है, 5.33/1 आ रही है। मीन्स एक टन कोयले का सेलिंग प्राइस व 5.33 क्यूबिक मीटर ओबी प्लस एक टन कोल का खर्च, एक्सपेंस, 80 मीटर गहराई पर सेम हो जाता है। मीन्स एक टन कोयले का सेलिंग प्राइस 5.5 5.33 क्यूबिक मीटर ओबी प्लस एक टन कोल के एक्सपेंस 80 मीटर गहराई पर सेम हो जाता है। समझ में आया ये बात। जी सर। अब यहां पर रुपए में भी दे सकता है, एग्जामिनेशन में रुपए में भी दे सकता है कि ये जो आपका एक क्यूबिक मीटर का सेलिंग प्राइस, एक एक क्यूबिक मीटर का जो ओबी का निकालने का जो खर्च है और जो कोयला निकालने का खर्च है वो रुपए के रूप में देगा, और साथ में पूछ देगा कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बताइए। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। चलिए अब मैं जो है इसको मिटाता हूं, अब अगले टर्मिनोलॉजी पर आता हूं। मिटा दें इसको। जी एक कहलाती है डिकोल्ड एरिया, डिकोल्ड एरिया, डिकोल्ड एरिया क्या होता है, और एक हम लोग इसी में देखेंगे
एक्सटर्नल डंप एरिया हम लोग देखेंगे, एक्सटर्नल डंप, और एक देखेंगे इंटरनल डंप, इंटरनल डंप। तो जब हम लोग ये जो सरफेस है और इस सरफेस के नीचे जो ओबी रहती है, और इसके नीचे जो कोल रहती है, हम लोग शुरुआत में जब देखते हैं तो ये जो आपको लेयर दिखाई दे रहा है, ये टॉप सॉइल कहलाती है। ये कहलाती है टॉप सॉइल। और हमारे पास ये जो टॉप सॉइल निकलता है, उसको हम लोग जो है सेपरेट डंप करते हैं। और ये हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं। ये जो है हम लोग टॉप सॉइल डंप कर रहे हैं, टॉप सॉइल बेंच 1। फिर ये TSB2। तो इस तरीके से इसका हम लोग जब ये करते हैं, जो कि ये जो होती है, इसको हम लोग जो है एक्सटर्नल डंप कहते हैं। और जैसे ही हम लोग इसका निकाल करके बेंच बनाते हैं, आप अलग से बनाएंगे, ये जो है टॉप सॉइल का एक बेंच बनता है। एक बेंच बनता है टॉप सॉइल का। फिर जो है दूसरी बेंच बनता है, फिर तीसरी बेंच बनता है। फिर ये जो होती है, तो तीसरी बेंच बनता है। बोलिए मने साहब। हाँ बोलिए। ज्वाइन करना है क्लास? ठीक है। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे, ये टॉप सॉइल की बेंच है, और ये OB1 हो जाएगा, और ये OB2 हो जाएगा, और ये जो है CB हो जाएगा, कोल बेंच हो जाएगा। तो कोल बेंच निकालने के बाद ये वाला जो पोर्शन होता है, जो कि इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, डिकोल्ड एरिया। क्या कहते हैं? डिकोल्ड एरिया। डिकोल्ड एरिया कहते हैं। और ये जो यहां पे डंप कर रहे थे, ये जो है एक्सटर्नल डंप कहलाएगा। अब जब यहां पे हम लोग थोड़ा सा डिकोल्ड एरिया को ये छोटा कर देते हैं, डिकोल्ड एरिया को छोटा कर देते हैं, तो ये जो है डिकोल्ड एरिया कहलाया। डी। सर ये जो अभी एरो मार्क जो दिखाए हैं, हाँ, उसके बगल में ये सीम है ना? ये वाला जो है कोल सीम है, जी और जी ये जी जी। वाला जो है इंटरनल डंप है। इधर भी। ये जो जी बना रहे हैं, ये इंटरनल डंप है। जी। ये जो ओबी निकल रही है, ये जो है इधर डंप हो रही है, ये जो है इधर डंप कर रहे इंटरनल हैं जी। डंप। ये क्या कहलाएगा? जी इसको इंटरनल डंप। इंटरनल डंप कहलाएगा। और ये जो है और ये जो एक्सटर्नल खाली डंप जो का। हुआ है उसको डिकोल्ड एरिया। हाँ, तो ये दुई ठो ये इस बनाइए। जगह जो पर खाली हुआ है जहां हमको फेस कोयला मिलेगा, उसको हाँ, डिकोल्ड एरिया बोलेंगे। इसको डिकोड, जहां कोयला निकाल चुके, जो फ्लोर दिख रही है, कोयला का जो फ्लोर दिख रहा है, जी वो जो है कहलाएगा डिकोल्ड जी। एरिया। कोयला जहां डिकोल्ड से निकल एरिया। गया, जी है ना?
तो डिकोल्ड एरिया जी। अब यहाँ शब्दों में भी लिख लीजिए, आप पिक्चर बना लिए हैं तो शब्दों में भी लिख लीजिए। पिक्चर है। पहला है ना, सब एक एक लाइन के शब्दों में लिख सकते हैं। डिकोल्ड एरिया लिख लीजिए, वह एरिया जहां से कोल निकाला जा चुका है, ये डिकोल्ड एरिया हो गया। एक्सटर्नल डंप का डेफिनेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओसीएम ओपन कास्ट माइनिंग के शुरुआत में टॉप सॉयल एवं ओबी को सेपरेट डंपिंग नो कोल जोन या नो कोल जोन, नो कोल जोन एरिया में की जाती है, जिसे एक्सटर्नल डंपिंग, एक्सटर्नल डंप कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डंप क्लियर है। और जब इंटरनल डंप की बात करते हैं तो कहते हैं माइन मेच्योर होने के बाद, माइन मेच्योर होने यानी डिकोल्ड एरिया में डंप ही इंटरनल डंप कहलाता है, कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग को प्लानिंग करनी रहती है कि किस कैपेसिटी का, जैसे कि आप घर में एसी खरीदते हैं या फ्रिज खरीदते हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, हमारा माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, कितनी संख्या है, उसके हिसाब से हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एसी या फ्रिज खरीदने का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो माइन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम जो है मशीन का कैपेसिटी डिसाइड करते हैं। और मैं इसको गागर में सागर कहता हूं और उसको मैं शेयर कर रहा हूं, और उसके आधार पे आपको डिसाइड करनी होगी कि हमको कौन सा मेथड ऑफ लेवल जो है चूज करनी है। तो यहाँ पे जनरल यूट्यूब में भी डली हुई है, ये देखिए, ये जो टेबल दिख रही है, इस टेबल को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको समझना पड़ेगा एक एक करके। अब अभी लिखना छोड़ दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगी। यहाँ पे आप ओसीएम, इन ओसीएम, एक एक लेटर जो है एक शब्द का बयान करती है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक गागर में सागर भरा हुआ है, 4.5 मिनट, 4.25 मिनट का समय है, उसको हम अब इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ईच बेंच मतलब प्रत्येक बेंच में 1s, 1s कहने का मतलब कि एक सॉवेल, एक सॉवेल, एक एस मतलब आप लिख लेंगे कहीं पर, एक एस मतलब सॉवेल, एक सॉवेल प्रत्येक बेंच में देनी है, 4 डंपर और एक ड्रिल,
ये लिख लेंगे अपने जगह पर, और बाकी इसको नोट डाउन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर मैं बड़ा भी कर दिया हूं। तो ईच बेंच में एक सॉवेल, 4 डंपर, एक ड्रिल, एक डोजर। यहाँ पे डी 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 का मतलब क्लियर करके रखना पड़ेगा। 4 डंपर, जी। चार, एक ड्रिल, एक डोजर, और एक आरबी। आरबी मतलब रॉक बेकर, ये लिख लेना है। अब बिना लिखे आप नहीं समझेंगे। ये एक बेंच, हर बेंच में ये देनी है आपको। एक सॉवेल, 4 डंपर, एक ड्रिल, एक डोजर, और एक रॉक जी। ब्रेकर। तो ये जो ब्रेकर। है, जब हम लोग हाई लेवल और एक्स्ट्रा हाई लेवल मैकेनिज्म अपनाते हैं तब इसको हम लोग को करनी पड़ती है। यहाँ थीन प्लस थिक लिखा हुआ है, मतलब कि थीन सीम हो या थिक सीम हो, ये दोनों में हम लोग इसको डिप्लॉय करते हैं। और यहाँ पे ग्रेडियंट लिखा है नॉट ग्रेटर देन 10 डिग्री। अप्रॉक्स जो है 10 डिग्री को हम 1/6 भी कहते हैं। वैसे 57 से अपन लोग भाग देते हैं, तो 10 डिग्री को तो वो ग्रेडियंट में आती है। 10 डिग्री को से भाग देंगे 57 को, 57 पॉइंट समथिंग को, तो वो जो है ग्रेडियंट में आती है। तो 1/6 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। किसके लिए? क्राउलर माउंटेड मशीन, मैं अंडरग्राउंड के लिए भी बता दिया हूं, ओपन कास्ट जहां भी चलती है वो, उसके लिए 1/6 से ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए टेबल में लिखा है सीरियल नंबर, मेथड, इक्विपमेंट, प्रोडक्शन, मैन पावर, ओएमएस, एप्लीकेबिलिटी। कहने मतलब कोई भी मेथड आप डिप्लॉय करते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी, किस कंडीशन में उपयोग करनी है, ये जो है पहले पता होना चाहिए, तब जाकर हम उस मेथड को अपनाते हैं। अब जैसे मेथड, अब इक्विपमेंट मैं यहां पर नाम दिया हूं, पहला नाम दिया हूं ये सॉवेल डंपर। एसडी मतलब समझना है, सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन। सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं, और हम उसमें प्रोडक्शन जो है 2 मिलियन टन पर ईयर, वैसे डिपेंड करती है कि बकेट कैपेसिटी क्या है, किसका? सॉवेल का। लेकिन हम लोग यहाँ पर सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन में 2 मिलियन टन पर ईयर प्रोड्यूस करते हैं। और मैन पावर जो लगती है, 90 × 3 का मतलब समझना है कि एक शिफ्ट में 90, तो 3 शिफ्ट में 9 × 27, और जनरल शिफ्ट में 40, तो इस तरह से 310 आती है। और जब ओएमएस निकालते हैं तो 2 मिलियन टन पर ईयर। आपको याद रखनी है कि 1 मिलियन टन पर ईयर में 3333 टीपीडी होता है। शायद मैं पहले एक सवाल हल करवा चुका हूं, नहीं करवाया हूं तो करवा दूंगा। अपन ये जो आपको 2 मिलियन टन पर ईयर हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 मिलियन टन पर ईयर कहने मतलब एक साल में 10 लाख टन। और 10 लाख को आप 300 वर्किंग डेज से भाग देते हैं तो वो 3333 आती है। यहाँ पर 6666 आएगा, उसको 310 से भाग दीजिएगा, और 15 से 20 के बीच में आ रही है, तो हम लोग कहते हैं कि प्लानिंग अपनी अच्छी है। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी में एसआर लिखा हुआ है। एसआर मतलब स्ट्रिपिंग रेशियो। स्ट्रिपिंग रेशियो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम हो उतना अपने को फायदा रहेगा। सरफेस फ्री हो, लोकेलिटीज ना हो, बिल्डिंग स्ट्रक्चर ना हो, उनको पैसा ना देना पड़े, ग्राउंड सीम के पैरेलल हो, तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होता। अब देखिए सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन के साथ साथ यहाँ पे ड्रैग लाइन दिख रही है, तो ड्रैग लाइन अगर लगा देते हैं तो ड्रैग लाइन को केवल ओबी में लगाते हैं। बाकी सॉवेल को भी ओबी में लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ड्रैग लाइन को कोयले में नहीं लगाते। तो ड्रैग लाइन सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसके लिए 2.5 मिलियन टन पर ईयर है, 100 मैन पावर पर शिफ्ट है, 40 जनरल शिफ्ट, 340 टोटल। यहाँ ओ एम एस आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट 25 से 30 हो जाती है। जब ग्रेडियंट की बात करते हैं तो इसमें ढाल बहुत कम होना चाहिए, 2 डिग्री से 4 डिग्री। थोड़ा फटाफट कर रहा हूं, जो कर पाऊंगा, नहीं तो फिर अगले क्लास में क्लियर करूंगा, या आप समझ सकते हैं स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो। यहाँ पे ग्रेडियंट जो है 2 डिग्री से 4 डिग्री है। बेंच हाइट